नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 3:30 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं आज तक और इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। बात करेंगे सोनाली फोगाट की, जिसकी मौत की पहली हर गुजरते दिन के साथ उलझती ही जा रही है। गोवा पुलिस ने इन दिनों हरियाणा में डेरा डाला हुआ है और उधर सोनाली फोगाट के घर वाले एक ही रट लगाए हुए हैं कि सोनाली को उसकी दौलत की वजह से मार डाला गया। अब जो इल्जाम गोवा पुलिस को पता चला है, उनकी तहकीकात करते हुए वो कई सबूतों तक भी पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। रिपोर्ट देखिए। सोनाली की मौत की मिस्ट्री में उलझी पुलिस। क्या 100 करोड़ की दौलत बनी मौत की वजह? कहां तक पहुंची गोवा पुलिस की तहकीकात? फार्म हाउस से किसके इशारे पर हटाए गए सबूत? एक तरफ अपनी बेटी की मौत के गम में डूबे सोनाली फोगाट के घर वाले अपनी बेटी की अंतिम रस्मों को पूरा करने में जुटे हैं, तो गोवा की पुलिस कई 100 मील का सफर तय करने के बाद बीते 2 दिनों से हरियाणा के हिसार और गुरुग्राम में चप्पा चप्पा खंगाल कर हर एक सबूत और हर एक सुराग को बटोरने में लगी है। ऐसे में सवाल यही है कि सीसीटीवी में नजर आए टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट के ये लड़खड़ाते कदम क्या वाकई उसकी असलियत बयां कर रहे हैं, या फिर दिखाई कुछ दे रहा है और असलियत कहीं और कदम ताल कर रही है। टिकटॉक स्टार से बीजेपी नेता बनी सोनाली फोगाट की मौत के मामले में गोवा पुलिस की जांच तेज हो गई है। इस कदर सोनाली फोगाट के करीब आ गया कि उसकी नजर सोनाली फोगाट की करोड़ों रुपए की संपत्ति पर आ टिकी। वो सोनाली फोगाट की संपत्ति को हड़पना चाहता था और इसी सिलसिले में उसने गुड़गांव के एक फ्लैट को अपने नाम करवा लिया। परिवार के सदस्यों का आरोप है कि सुधीर सांगवान धीरे धीरे सोनाली फोगाट को मौत की तरफ धकेल रहा था ताकि वो उसकी संपत्ति को कब्जा सके। गोवा पुलिस की टीम हरियाणा के अलग अलग ठिकानों पर सोनाली की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए पहुंच रही है। कल सारा दिन गोवा पुलिस की टीम ने हिसार के इस फार्म हाउस पर छानबीन की। गोवा पुलिस के सामने सवाल यही था कि क्या फार्म हाउस में छुपा है सोनाली की मौत का सबूत? फार्म हाउस में चोरी और सोनाली की मौत में क्या है रिश्ता? भारतीय जनता पार्टी और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की रहस्य में मौत के सिलसिले में पुलिस द्वारा की जा रही जांच तेज होती जा रही है और अब धीरे धीरे इससे जुड़े हुए कई रहस्य भी सामने आ रहे हैं। दरअसल सोनाली फोगाट का परिवार पहले से ही आशंका जताता आया है कि सुधीर सांगवान उनकी करोड़ों रुपए की संपत्ति हथियाना चाहता था। यही मकसद था कि वो धीरे धीरे उनको मौत के मुंह में धकेल रहा था। सोनाली के परिवार वालों को शक है कि उनकी मौत के पीछे सोनाली की 100 करोड़ की दौलत है, जिसे हड़पने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं सोनाली के पास है क्या क्या। दावा किया जा रहा है कि सोनाली फोगाट के पास 100 करोड़ से ज्यादा की दौलत है और सोनाली के परिवार के लोगों की बातों पर यकीन किया जाए तो सोनाली फोगाट के नाम करोड़ों की जमीन है। हिसार में सोनाली फोगाट के 3 शोरूम, हिसार में सोनाली का एक फार्म हाउस, हिसार में सोनाली का एक बंगला है, हिसार में सोनाली के नाम खेती की जमीन। घर वालों का इल्जाम यही है कि सोनाली की इस दौलत पर सोनाली के पीए सुधीर की गहरी नजर थी। दावा किया जा रहा है कि सुधीर सांगवान और उसका दोस्त सुखविंदर इसी फार्म हाउस में आया करते थे। घर वालों का यही इल्जाम है कि सुधीर सांगवान ने गुरुग्राम के सेक्टर 102 का फ्लैट बड़ी ही चालाकी से अपने नाम करवा लिया था और हिसार के फार्म हाउस को 5,000 रुपए महीने की लीज पर लेने की जुगत में था। अब ये बात पूरी तरह से उजागर भी हो गई है। परिवार ने और उनके वकील राजेश विश्नोई ने अब पुलिस को एक ऐसी लीज डीड सौंपी है जिसको पढ़ने के बाद न केवल परिवार बल्कि पुलिस और दूसरे लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई है। दरअसल सोनाली फोगाट का करोड़ों रुपए का फार्म हाउस आरोपी सुधीर सांगवान सिर्फ 5,000 रुपए प्रति माह की लीज पर 20 साल के लिए लेना चाहता था। उसके लिए उसने बाकायदा एक लीज डीड तैयार करवाई थी। गोवा पुलिस सोनाली के परिवार के लोगों से बात करके ऐसे कई सवालों के जवाब तलाश करेगी जिनका सीधे तौर पर
उसकी मौत से ताल्लुक हो सकता है। सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट के संपर्क में किस तरह आया, उसे नौकरी पर कब रखा, सोनाली फोगाट की प्रॉपर्टी कितनी है, किस किस के नाम कितनी प्रॉपर्टी है, सोनाली फोगाट ने अंतिम बार किससे और कब बात की, सोनाली फोगाट गुरुग्राम के लिए कब निकली, क्या जाने से पहले किसी को बताया था। पुलिस सीसीटीवी और लैपटॉप के बारे में भी सवाल कर सकती है। मुमकिन है कि इन सवालों की तह में ही सोनाली फोगाट की मौत की गुत्थी सुलझाने की कोई चाबी मिल जाए। हिसार से मंजीत के साथ हिमांशु मिश्रा, गुरुग्राम, आज तक। वही सूत्रों के मुताबिक सोनाली की संपत्ति ही उसकी जान के दुश्मन बन गई। अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो 100 करोड़ तक की प्रॉपर्टी की मालिकिन थी और इनमें फार्म हाउस पर सबकी निगाहें थीं। अब सोनाली की संपत्ति को लेकर हमारे संवाददाता मंजीत सहगल की खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सोनाली फोगाट के परिवार ने उनकी संपत्तियों को लेकर अब एक बड़ा खुलासा किया है। सोनाली के जीजा अमन पुनिया ने कहा है कि मीडिया में जिन संपत्तियों को सोनाली फोगाट की संपत्तियां बताया जा रहा है वो दरअसल सोनाली फोगाट की नहीं बल्कि उनके पति की पैतृक संपत्तियां हैं। ये सोनाली फोगाट का 68 नंबर आप घर देख सकते हैं, संत नगर में मौजूद हैं। यहीं पर सोनाली फोगाट के परिवार के 3 शोरूम भी मौजूद है और जहां तक उनके फार्म हाउस का सवाल है वो भी 6.5 एकड़ में फैला हुआ है। उनके जीजा ने अब ये साफ किया है कि ये जो फार्म हाउस है ये सोनाली फोगाट ने डेवलप जरूर किया था, लेकिन ये जो जमीन थी ये दरअसल उनकी पैतृक संपत्ति है जो पहले पति के नाम थी और उनकी मृत्यु के बाद ये संपत्ति सोनाली फोगाट और उनकी बेटी के नाम पर ट्रांसफर हुई थी। तो अब संपत्ति को लेकर बहुत बड़ा बयान परिवार की तरफ से आया है। गोवा पुलिस यहां पर लगभग 1.5 घंटा रही। 1.5 घंटा परिवार के सदस्यों से बातचीत की गई। हालांकि यहां से कोई भी डॉक्यूमेंट गोवा पुलिस को नहीं मिला है, ना ही कुछ और चीजें यहां से बरामद हुई है। लेकिन इसके बाद 2 दिनों तक हिसार में पूछताछ करने के बाद अब गोवा पुलिस गुरुग्राम का रुख कर रही है। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, हिसार, आज तक। तो सोनाली फोगाट की संपत्ति से लेकर उसकी जिंदगी और उसके दोस्त सब एक तरह का रहस्य उड़े हुए हैं। संपत्ति को लेकर सबसे ज्यादा अटकलें लगती रही हैं और उस वकील की जुबानी आपको हम सुनवाते हैं पूरी कहानी, जिसने फार्म हाउस के लीज पेपर तैयार किए और कैसे सुधीर सांगवान ने 7 करोड़ के फार्म हाउस को हथियाने की पूरी प्लानिंग की थी। क्या सुधीर पाल सांगवान सोनाली फोगाट को धोखा देना चाहता था? क्या 10 को पेन से वो 18 बनाना चाहता था? इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त सोनाली फोगाट के एडवोकेट राजेश बिश्नोई मौजूद हैं। बिश्नोई जी, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि ये जो लीज डीड है ये इसकी कहानी है क्या? इसकी कहानी ऐसे है सर, जैसे ही सोनाली जी का ये डेथ हुआ तो सोनाली जी की सिस्टर वहीं साथ रहती है, सोनाली जी के बिल्कुल बगल में। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हम गोवा जाने से पहले, वो 10-15 दिन पहले हम एक तहसील में जाके आए थे, तो उनके परिजनों जो भाई है रिंकू डाका, उनके माइंड में थोड़ा स्ट्राइक हुआ, भी हो सकता कुछ प्रॉपर्टी का करने गए हो। उन्होंने फिर मेरे को कॉल किया, उस वकील से फिर मैंने संपर्क किया तो पता लगा कि एक लीज डीड कैंसिल हुआ है, एक वो नया करवाना चाह रहा था और एक कोई डॉक्यूमेंट है जो वो सेम डे करवा के ले गए थे। तो जो बचे हुए 2 डॉक्यूमेंट थे वो मैंने उस वकील से, मेरे मुंशी को कह के मंगवाए थे। फिर मैंने उनका जैसे स्टडी किया तो पता लगा कि एक लीज उस दिन कैंसिल हुई थी और एक लीज सुधीर सांगवान ने अपनी कोई कंपनी बना रखी है। उस कंपनी के नाम सोनाली जी की जो लैंड है उसको वो लीज पे लेना चाहता। कागज तैयार हो चुके थे, टोकन भी कट चुका था, टोकन 1 नहीं 2-3 बार कटा था, लेकिन सोनाली जी की कहीं व्यवस्था के बिजी रहने के कारण, क्योंकि तिरंगा यात्रा वगैरह चल रहा था अगस्त में, तो वो मौके पर पहुंच नहीं पाए। वो आप गॉड ग्रेस मान लो कि वो उस दिन अगर पहुंच जाते तो ये एग्जीक्यूट हो ही जाता, पहुंचे नहीं तो वो एक काम उनका पेंडिंग रह गया। तो वो डॉक्यूमेंट कल जैसे गोवा पुलिस आई तो उसके मैंने नोटिस में दिया भी ये चीजें उसकी इंटेंशन, और उसमें भी एक नई चीज आई कि ऊपर जैसे लीज पे उसने 10 ईयर के लिए लिख रखा है और जब लास्ट में आया तो उसमें 18 साल का। अब वो कोई क्लरिकल एरर थी या कोई इंटेंशनली थी, ये तो अभी जांच का विषय है। वो इस बात का खुलासा सुधीर सांगवान ही कर पाएगा ज्यादा।
तो मैं जो मेरे पास डॉक्यूमेंट थे वो मैंने पुलिस को हैंड ओवर कर दिए हैं और बता दिए। आज गोवा पुलिस कंसर्न तहसीलदार से रिटर्न में लेगी कि क्या कुछ उस दिन वो करवा के गए हैं, क्या कुछ उनका अभी पेंडिंग है, वो अब गोवा पुलिस रिकवर करेगी। सर, बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से, जहां आम आदमी पार्टी के जो विधायक वो विरोध प्रकट करने पहुंचे हुए थे एलजी दफ्तर के पास, अब उनको पुलिस हिरासत में ले रही है। देखिए ये तस्वीरें सामने आ रही हैं किस तरह से आम आदमी पार्टी के तमाम जो विधायक और नेता वहां पर पहुंचे हुए थे। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दिया जा रहा था कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, दुरुस्त करने के लिए एलजी से मिलना चाहते हैं। और अब ये तस्वीर जहां दिल्ली पुलिस इन नेताओं को हिरासत में ले रही है। दिल्ली एलजी दफ्तर के पास धरने पर बैठे आम आदमी पार्टी के नेता, उनको पुलिस बस में लेकर जा रही है। पहले से ही समझाने की कोशिश हो रही थी पुलिस प्रशासन की तरफ से कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखें और यहां से जाएं, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो विधायक और नेता हैं वो वहां पर मौजूद और वहीं पर विरोध प्रकट कर रहे थे, बैठ गए थे धरने पर। अब उसके बाद से दिल्ली पुलिस इन नेताओं को अपने साथ लेकर जा रही है। ये बस में बिठाने की तस्वीर आप देख सकते हैं, दो तस्वीरों को भी आपके सामने हम रख रहे हैं। और पुलिस ने इस बीच अमानतुल्लाह खान को हिरासत में लिया है। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को हिरासत में लिया है। अमानतुल्लाह खान को हिरासत में लिया गया है। सौरभ भारद्वाज भी वहां पर बैठे हुए थे, अमानतुल्लाह खान भी बैठे हुए थे। तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक वहां पर पहुंचे हुए थे विरोध प्रकट करने। एलजी दफ्तर के बाहर वो बैठ गए धरने प्रदर्शन पर, और उसके बाद से पुलिस ने उनको हटाने और समझाने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं माने तो आखिरकार पुलिस ने इन नेताओं को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। अब इनको बस में बिठाया जा रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस अभी इनको कहां लेकर जाने वाली है ये अभी नहीं जानकारी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं धरना स्थल का ही। अमित भारद्वाज लगातार जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी। अमित, अभी क्या जानकारी, क्या तस्वीर? अमित, सुन पा रहे हैं आप हमें? आशुतोष, देखिए बड़ी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें। आशुतोष, आपको हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त आम आदमी पार्टी के विधायकों को उठा के दिल्ली पुलिस बसों में डाल रही है। दुर्गेश पाठक हमारे कैमरे पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, उनको फोर्सफुली अब उठा के बस के अंदर डाला जा रहा है और एक एक करके तमाम विधायकों को डिटेन किया गया है। अमानतुल्लाह खान, सौरभ भारद्वाज, अजय दत्त, संजीव झा, ये तमाम विधायक हैं, सीनियर लीडर्स हैं आम आदमी पार्टी को, जिनको डिटेन किया गया। जर्नैल सिंह, डिटेंशन का कारण क्या बता रही है पुलिस? देखिए, पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है, एलजी साहब के मोहरे बनकर काम कर रहे हैं। आपके विधायक कह रहे हैं कि जवाब नहीं है पुलिस के पास इस डिटेंशन का। एलजी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, एलजी शाही नहीं चलेगी, एलजी साहब से मिलने आए थे, महिलाओं के मुद्दे पे उनसे बात करने आए थे, लेकिन उन्होंने हमसे मुलाकात नहीं करी, वो सो रहे हैं। हमारा यह कहना है कि एलजी साहब नहीं सो रहे, दिल्ली के अंदर कानूनी व्यवस्था सो रही है। अमानतुल्लाह खान है यहाँ पे, में जितना क्राइम है उससे ज्यादा दिल्ली के अंदर क्राइम है। डिटेन करके ले जाया जा रहा है। आप लोगों को पहले भी कहा गया था कि परमिशन नहीं है, धारा 144 लाख। अमित, जरा पूछिए कि एलजी से जब वो मिलने पहुंचे थे ये विधायक और नेता, तो एलजी की तरफ से क्या मैसेज दिलवाया गया, क्या कहा गया? ने अपॉइंटमेंट मांगी नहीं दी, जर्नैल सिंह ने अपॉइंटमेंट मांगी नहीं दी, और आज एलजी साहब पुलिस के दम पे हमारे एमएलए को गिरफ्तार करा रहे हैं। दिल्ली वाले देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी नेता, आम आदमी पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज को भी आप सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। सुनिए और प्रतिक्रिया। तो दिल्ली में हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा। अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर जानकारी आपसे भी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अमित चूंकि वहीं पर मौजूद हैं। अमित, ये विधायक क्या कुछ कह रहे हैं और क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है, और कौन कौन अभी हिरासत में लिया गया? जी देखिए आशुतोष, तमाम विधायक, 3 दर्जन से ज्यादा विधायक इसी जगह पे अभी तक बैठे हुए थे धरने पे। वो दिल्ली विधानसभा के ट्रस्ट वोट के ठीक बाद एलजी दफ्तर की तरफ मार्च करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब विधायक यहां पे पहुंचे तो पुलिस की बैरिकेडिंग थी और दिल्ली पुलिस के जवानों की डिप्लॉयमेंट थी, पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की डिप्लॉयमेंट थी। उनको ये मैसेज दिया गया कि एलजी के दफ्तर में कोई भी प्रायर अपॉइंटमेंट नहीं है आप लोगों की, और यही वजह है कि आपको मार्च करने के लिए नहीं दिया जा सकता है। हमें आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने कहा था कि विधायक यहाँ पहले इकट्ठा होंगे और उसके बाद यहाँ से मार्च करके एलजी दफ्तर तक जाएंगे और उसके बाद वो 2 अहम बिंदुओं को उठाएंगे। बिंदु नंबर 1, पहलू नंबर 1 ये था
कि संगम विहार में जो घटना हुई है, एक लड़की को, स्कूल गोइंग लड़की को, 16 साल की लड़की को गोली मारी गई थी, 3 लोगों की उसमें गिरफ्तारी हुई है, उस मामले को उठाएंगे और उसके साथ साथ दिल्ली में बढ़ते हुए क्राइम रेट के मसले को उठाएंगे। और उनका कहना था, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्रस्ट वोट के दौरान, आशुतोष, इस बात को रखा था कि दिल्ली देश के तमाम मेट्रो सिटीज में सबसे अनसेफ सिटी रिकॉर्ड हुई है एनसीआरबी के डेटा में, और ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। और इन्हीं मुद्दों को उठाने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक दल लगभग 3 अमित, वहाँ पर कौन-कौन से विधायक वहाँ पर थे? क्योंकि कुछ लोगों को हमने देखा वो नजर आ रहे थे, उनमें अमरतुल्ला खान भी, उसमें सौरभ भारद्वाज भी, इसके अलावा और कौन-कौन से वहाँ पर विधायक पहुंचे हुए थे? जी देखिए, 3 दर्जन विधायक इस तरह के पोस्टर्स होल्ड करके यहाँ पे बैठे हुए थे। एलजी साहब कुछ काम करो, कानून व्यवस्था का ध्यान करो। और अगर हम बड़े नेताओं की बात करें, सौरभ भारद्वाज, दिलीप पांडे, दुर्गेश पाठक, संजीव झा, वंदना कुमारी, अमानतुल्ला खान, मदन लाल, सोमनाथ भारती, तो जितने भी टॉप गन्स हैं दिल्ली के, उनको यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने उतारा था कानून व्यवस्था के मसले को उठाने के लिए। हाँ, ये बात जरूर थी कि दिल्ली के कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो आज इस धरने में नहीं शामिल हुए थे। हो सकता है कि वो स्ट्रैटेजी हो कि सरकार की इन्वॉल्वमेंट ना दिखे, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और तमाम जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो लोग आज इस धरने प्रदर्शन से दूर रहे। यानी कि बहुत स्ट्रैटेजिकली ये धरना प्रदर्शन किया गया। सरकार एक तरफ रही, पार्टी दूसरी तरफ। पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया और उस मुद्दे को दोहराया, जिसकी बात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले फ्लोर ट्रस्ट वोट के दौरान कर रहे थे और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे। आशुतोष और अमित, इसके अलावा ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए लगातार ये बहुत मामला बड़ा होता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी खुलकर पिछले महीने भर से ये सब रस्साकशी हम देख पा रहे हैं। हर एक इश्यू पर, हर एक मुद्दे पर ये पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। हिरासत में लिए गए आम आदमी पार्टी के विधायक, ये दिल्ली की तस्वीर अमित भारद्वाज के कैमरे, हमारे सहयोगी के कैमरे से आप देख पा रहे हैं, आज तक के ये कैमरे हैं। और देखिए ये जरा किस तरह से जो तमाम नेता हैं आम आदमी पार्टी के, जो धरना प्रदर्शन के लिए पहुंचे हुए थे, दिल्ली पुलिस ने उनको समझाने की कोशिश की, उनको वहां से हटने के लिए रिक्वेस्ट किया गया, लेकिन जब ये फाइनली नेता नहीं माने तो उनको हिरासत में लिया गया है। अमित, इन लोगों को अब दिल्ली पुलिस कहां लेकर जा रही है? कोई जानकारी हो तो बताएं, सूत्र क्या बता रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहले जो सीनियर अधिकारी थे वो बाहर आए और लगातार इंफॉर्मेशन दी गई। स्पीकर्स से पहले इंफॉर्मेशन दिया गया कि 144 धारा 144 इस इलाके में लागू है और 5 लोगों से ज्यादा की असेंबली यहाँ पे नहीं की जा सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायकों ने कहा कि हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं, एलजी दफ्तर से जब जवाब आ जाएगा तब हम यहाँ से मूव करेंगे। उसके बाद आधे घंटे के अंतराल के बाद सीनियर अधिकारी फिर आए और उन्होंने कहा कि अगर आप अगले 2 मिनट के अंदर यहाँ से नहीं हटे तो हमको मजबूरी में आपको डिटेन करना पड़ेगा। धारा 144 लागू है और हमने एलजी दफ्तर से भी बातचीत कर ली है। उनका कहना है कि आपके पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं था, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि हम चुने हुए नुमाइंदे हैं, दिल्ली के लोग हमसे सुरक्षा की आशा करते हैं, ऐसे में हम जवाबदेह होते हैं लोगों के बीच में कि अगर कानून व्यवस्था खराब हो रही है और अगर एलजी दिल्ली के विधायकों से नहीं मिल सकते हैं तो वो किनसे मुलाकात करेंगे। इन सवालों को लेकर विधायक यहीं डटे रहे और उसके बाद एक एक करके फोर्सफुली दिल्ली पुलिस के जवान और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने विधायकों को डिटेन। चलिए अमित, इस पर आप नजर बनाकर रखिए, लेकिन ये सियासी ड्रामा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और काफी ये तूल पकड़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी खुलकर एक दूसरे के विरोध में आ चुके हैं और उसी का ये नतीजा और उसी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे। दुनिया के दिग्गज टेक कंपनी अब वर्क फ्रॉम होम खत्म करके कर्मचारियों को दफ्तर बुलाने पर जोर दे रही है। वहीं सरकार वर्क फ्रॉम होम, फ्लेक्सिबल वर्क प्लेसेस और फ्लेक्सिबल वर्किंग घंटों के जरिए घर से काम करने की सुविधा देने की वकालत कर रही है। अब इसका जिक्र जल्द लागू होने वाले लेबर कोड में भी किए जाने की संभावना है। हाल ही में पीएम मोदी ने वर्क फ्रॉम होम, फ्लेक्सिबल वर्क प्लेसेस और फ्लेक्सिबल वर्किंग घंटों को भविष्य की जरूरत बताया है। इसके बाद अब अनुमान लगाए जाने लगे हैं कि नया लेबर कोड यानी कामकाज के घंटों और दिन को तय करने वाला कानून वर्क फ्रॉम होम इकोसिस्टम को बढ़ावा देने का काम करेगा।
पीएम मोदी के इस सलाह के बाद देश में अब नौकरी करने का तरीका एकदम बदलने वाला है। दरअसल पिछले काफी समय से लेबर कोड पर काम चल रहा है, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। आइए अब समझते हैं कि कैसे पीएम की सलाह के बाद लेबर कोड के मुताबिक काम करना मुमकिन हो सकता है। लेबर कोड के मुताबिक कर्मचारियों को हफ्ते में 3 वीकली ऑफ देने का प्रावधान है, लेकिन इसके लिए बाकी के 4 दिन उन्हें 12-12 घंटे काम करना होगा। 12 घंटे काम करना और फिर घर से दफ्तर तक आने जाने का मतलब हुआ कि लोगों को दिन भर 14 से 15 घंटे सफर और दफ्तर में ही बिताने होंगे। इस मुश्किल से बचने के लिए सरकार वर्क फ्रॉम होम इकोसिस्टम को बढ़ावा देने का काम करेगी। बदलते हुए समय के साथ जिस तरह नेचर ऑफ जॉब बदल रहा है, वो आप भी देख रहे हैं। भविष्य की जरूरत है फ्लेक्सिबल वर्क प्लेसेस, वर्क फ्रॉम होम इकोसिस्टम। भविष्य की जरूरत है फ्लेक्सी वर्क आवर्स। हम फ्लेक्सिबल वर्क प्लेस जैसी व्यवस्थाओं को महिला श्रम शक्ति की भागीदारी के लिए अवसर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। पीएम का कहना है कि पहली 3 औद्योगिक क्रांतियों का फायदा उठाने में भारत पीछे छूट गया है, इसलिए मौजूदा चौथी औद्योगिक क्रांति का फायदा लेने के लिए हमें तुरंत फैसले लेने और उन्हें तेजी से लागू करने पर काम करना होगा। बदलते हुए समय के साथ जिस तरह से नौकरियों की नेचर बदल रही है, उसका फायदा लेने के लिए हमें भी रफ्तार पकड़नी होगी। यानी अगर ये नया सिस्टम लागू होता है तो फिर कुछ घंटे दफ्तर और कुछ घंटे घर से काम करके लोग रोज के 12 घंटे पूरे कर सकते हैं। इसी तरह घर से काम करने वाले 6-6 घंटे के 2 ब्रैकेट या 4-4 घंटे के 3 ब्रैकेट में काम कर सकते हैं, जिससे उनके 12 घंटे पूरे हो सकते हैं और एक साथ काम करने का तनाव और थकान भी उन्हें परेशान नहीं करेगा। इसके बाद वो 3 दिन का वीकली ऑफ भी ले सकेंगे। इसके साथ ही पीएम ने विकसित राष्ट्र का सपना साकार करने के लिए वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का भी सुझाव दिया है। इसके लिए वर्क फ्रॉम होम, फ्लेक्सिबल वर्क प्लेसेस और फ्लेक्सिबल वर्किंग घंटों को जरूरी बताया गया है। अब देखना यही है कि लेबर कोड जब आएगा और लागू होगा तो क्या वर्क फ्रॉम इकोसिस्टम को लागू किया जाएगा, जिससे लोगों के लिए ज्यादा काम करना और भरपूर आराम करना मुमकिन हो जाएगा। आदित्य केराना, आज तक।